होगा यूट्यूब चैनल। उस वीडियो के अंदर हम देखेंगे ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन और गेटवे रिएक्शन और लिंक रिएक्शन। यह विक्रिया O2 के प्रेजेंस में होती है, यहाँ O2 मुक्त होती है। ठीक है, यह विक्रिया ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स साइकिल से जोड़ती है। ठीक है, फिर बाद के अंदर ये अभिक्रिया ग्लाइकोलाइसिस से किसको जोड़ती है? क्रेब्स साइकिल से जोड़ती है। ये लिंक की रिएक्शन पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस पीएमएस के अंदर होती है। फिर आ जाता है एंजाइम पीडीएच पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, कॉम्प्लेक्स एंजाइम है ये। और मोलिकुलर वेट जो होता है ना इसका, वो होता है 15 लाख डाल्टन होता है। देखो पाइरुविक एसिड है ना, इसके प्रेजेंस में HCO को एंजाइम ए के प्रेजेंस में क्या करता है, एनएडी को Mg+2 की प्रेजेंस में कर देता है NADH और O। ठीक है, और O2 क्या होता है इसके अंदर एब्सेंट होता है, तो क्या होता है, एक O2 लिबरेट हो जाती है। और ये किसके प्रेजेंस में होती है? पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में, तो बन जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटिक एसिड एसिटिक फॉर्म में यहाँ पर कोफैक्टर TPP Mg+NADHSO है। फिर आ जाता है TPP थाइमिन पायरोफॉस्फेट, La लिपोइक एसिड है, HCO कोएंजाइम ए, ये कोएंजाइम है। फिर बाद की तरह से ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स साइकिल से जोड़ने वाला कंपाउंड कौन है? एसिटाइल कोएंजाइम है। ग्लाइकोलाइसिस से किससे हम क्रेब्स साइकिल से जोड़ते हैं, तो वो कौन सा एंजाइम है? एसिटाइल कोएंजाइम है। फिर जाती है क्रेब्स साइकिल TCA साइकिल है, माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन या सिट्रिक एसिड साइकिल। क्रेब्स ने कबूतर की मांसपेशियों में TCA साइकिल की स्टडी की, इसलिए इसे क्रेब्स साइकिल कहते हैं। क्रेब्स साइकिल के दौरान सिट्रिक एसिड आइसोसिट्रिक एसिड बनता है, 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाए जाते हैं, इसलिए इसे TCA साइकिल कहते हैं। क्रेब्स साइकिल के दौरान प्रथम स्थायी मध्यवर्ती यौगिक जो है सिट्रिक एसिड बनता है, इसलिए इसे सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। फिर आता है क्रेब्स साइकिल श्वसन के दौरान होने वाली प्रक्रिया है जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में भाग लेती है। ठीक है, इसलिए इसे माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन कहते हैं। क्रेब्स साइकिल श्वसन के दौरान होने वाली ये प्रक्रिया है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। क्रेब्स साइकिल एसिटाइल कोएंजाइम ए से स्टार्ट होती है। ठीक है, फिर बाद के अंदर आता है क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में भाग में संपन्न होती है, क्योंकि क्रेब्स साइकिल के एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। अपवाद है SDH सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जो है क्रेब्स साइकिल का एकमात्र एंजाइम है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की इंटर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। क्रेब्स साइकिल में एकमात्र 5 कार्बन का यौगिक जो है अल्फा कीटोग्लूटरेट है। क्रेब्स साइकिल एक एम्फिओलिक रिएक्शन है। क्रेब्स साइकिल एम्फिओलिक रिएक्शन है जिसके अंदर कैटाबोलिक रिएक्शन ऑक्सीडेशन होता है और एनाबोलिक रिएक्शन भी होती है। सक्सिनाइल कोएंजाइम है जो ग्लाइसिन के साथ मिलकर के क्या बना देता है? क्लोरोफिल बना देता है, ये सिंथेसिस है। फिर एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो क्या करता है? फैटी एसिड का निर्माण करता है। फिर है ऑक्सोएसिटिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटरेट, कीटो एसिड, ये क्या करते हैं? अमीनो एसिड का सिंथेसिस करते हैं। फिर बाद के अंदर है जो हमारा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटरेट, कीटो एसिड, ये अमीनो एसिड का सिंथेसिस करते हैं। अब देखो हम ये पूरी की पूरी साइकिल देखते हैं, हमारी जो क्रेब्स साइकिल है वो देखो। जो सबसे पहले क्या आता है? पाइरुविक एसिड जो है TPP La कोएंजाइम, जिसमें NAD किसमें कन्वर्ट होता है? NADH ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, तो क्या बनता है? तो ये क्या बनता है हमारा? एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है। ये पाइरुविक एसिड कितने कार्बन का होता है? ये 3 कार्बन का होता है। फिर बाद के अंदर क्या होता है? हमारा ऑक्सोएसिटिक एसिड बनता है। ठीक है, ये सॉरी जो एसिटिल कोएंजाइम है वो ऑक्सोएसिटिल सिट्रेटेड सिंथेसिस की वजह से 4 कार्बन और 2 कार्बन मिलकर के बना लेते हैं, हमारे 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं सिट्रिक एसिड के। एक मॉलिक्यूल बनता है सिट्रिक एसिड का जो कि कितने कार्बन का होता है? 6 कार्बन का होता है। फिर ये जो है एक्टिवेटेज एंजाइम, आयरन की प्रेजेंस में एक वाटर मॉलिक्यूल जो रिलीज हो जाता है, तो क्या बनता है हमारा? सिस अकोनिटेज बनता है। अकोनिटेज ये वापस से क्या होता है? आइसो मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, तो बनता है हमारा आइसोसिट्रिक एसिड बनता है। फिर बाद में आइसोसिट्रिक एसिड जो है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज Mg+2 की प्रेजेंस में NAD हमारा किसमें ब्लेंड हो जाता है? NADH+H+। ठीक है, तो हमारा बनता है ऑक्सोलोसक्सिनिक एसिड।
फिर बाद में ऑक्सीजोसक्सिनिक एसिड जो है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होता है, एक कार्बन को रिलीज कर देता है, तो क्या बनता है हमारा 5 कार्बन का मॉलिक्यूल बनता है, जो कि है हमारा अल्फा कीटोग्लूटारेट, एकमात्र 5 कार्बन का यौगिक है। फिर बाद के अंदर क्या होता है, यहाँ पर वापस एनएडी जो है एनएडी है, एनएडीएच एच प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, तो यहाँ पे एच सी एच एस को एंजाइम अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में क्या होता है, हमारा फोर एक वाटर मोली एक जो कार्बन है वो रिलीज हो जाता है, 4 कार्बन का कंपाउंड बनता है, जो कि होता है हमारा सक्सिनल कोएंजाइम ए। अब सक्सिनल कोएंजाइम में जो ए है वो थायोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में और Mg+2 की प्रेजेंस में क्या बनाता है, जीडीपी मॉलिक्यूल को बना देता है जीडीपी के अंदर। ठीक है। फिर बाद में जो सक्सिनेट तो बनता है सक्सिनिक एसिड। अब सक्सिनिक एसिड जो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, ये क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। ये क्या करता है, एफडी को एफएडीएस2 के अंदर कन्वर्ट कर देता है और फ्यूमेरिक एसिड बनाता है। अब फ्यूमेरिक एसिड जो है फ्यूमेरेज की प्रेजेंस में क्या बनता है, हमारा मेलिक एसिड बनता है। ठीक है। अब मेलिक एसिड जो है मेलेटेड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में बना लेता है ऑक्सलो एसिटिक एसिड बना लेता है। ठीक है। अब ये जो ऑक्सलो एसिटिक एसिड है वापस से हमारा वापस यही काम करता है और ये साइकिल रन दोबारा चलती रहती है। फिर देखो तो डिहाइड्रोजिनेशन होता है। एक तो 4 6 7 7 8 कहाँ पे होता है, हमारे 4 6 8 और जो 10 रिएक्शन है वहां पे होता है। और डिकार्बोक्सिलेशन कहाँ पे होता है हमारा, एक तो होता है 5 और 8 के अंदर और 7 के अंदर हो रहा है जीटीपी। अब अगर हम एनर्जेटिक्स देखें किसकी, हमारी करेब साइकिल की, तो ऑक्सिलो एसिटिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम है, एक के साथ में मिलकर बनाता है हमारा सिट्रिक एसिड बनाता है, कितने कंपाउंड का, 6 कार्बन का बनता है ये। फिर बाद में जो पाइरुविक एसिड है, लिंक रिएक्शन गेटवे रिएक्शन ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन CO2 रिलीज हो जाता है, तो बनता है हमारा एसिटिल कोएंजाइम है। अब एसिटिल कोएंजाइम में ऑक्सिलो एसिटिक एसिड के साथ मिलकर के हमारा बना लेता है ऑक्सिलो सक्सिनिक एसिड बना लेता है, जो कि कितने कार्बन का होता है हमारा, 5 कार्बन, कितने कार्बन का होता है, 6 कार्बन का, 5 कार्बन का होता है ये। फिर इससे क्या होती है, एक ये 5 6 कार्बन का होता है, फिर इसमें क्या होता है, हमारा एक CO2 मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, तो अल्फा कीटोग्लूटारोड बनता है। अल्फा कीटोग्लूटारोड जो है अभी CO2 का रिलीज करता है, तो बना रहता है सक्सिनल कोएंजाइम ए। ठीक है। अब एनर्जेटिक्स की बात करें तो वन करेब साइकिल के अंदर क्या बनते हैं, एक 3 एनएडीपीएस बनता है, एक एफएडीएस2 बनता है और एक बनता है हमारा जीटीपी। और इसके अंदर 3 एटीपी बनते हैं, 3 into 3, 3 एटीपी मॉलिक्यूल, और वन इससे बनते हैं 2 एटीपी मॉलिक्यूल जीटीपी से, एक जीटीपी 1 एटीपी के बराबर होता है। करेब साइकिल में टोटल एनर्जी होती है 9 + 2 + 1 यानी कि 12 एटीपी बनते हैं इसके अंदर। 9 एटीपी जो बनेगी एनएडीएस2 से। ठीक है। और एक एफएडीएस2 से बनेंगे हमारे 2 एटीपी। ठीक है। और एक जीटीपी से बनेगा 1 एटीपी। फिर बाद में अंदर आता है, यदि एक एसिटिल कोएंजाइम का ऑक्सीडेशन होता है कितने एटीपी प्राप्त होंगे, एसिटिल कोएंजाइम का ऑक्सीडेशन होगा क्रेब साइकिल के अंदर, तो क्या बनेंगे, हमारा 12 एटीपी बना देंगे। फिर बाद में देखो जो ग्लूकोज है, ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज, इसमें क्या होता है, पाइरुविक एसिड 3 एटीपी एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएगा, फिर 12 एटीपी बनेंगे, तो क्या 12 एटीपी यूज होगा, 3CO2 3H2O ऑक्सीडेटिव, ये क्या है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है। फिर बाद में जाता है पाइरुविक एसिड, 3 एटीपी का यूज करके एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है, जो कि करेब साइकिल ईटीएस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन 12 एटीपी 3CO2 प्लस 3H2O। फिर आ जाता है नेट गेन कितना होता है, 8 एटीपी का होता है। नोट, यदि कोई प्रोकैरियोटिक सेल एरोबिक रेस्पिरेशन करती है तो उसमें ग्लूकोज का पूर्णतः ऑक्सीडेशन हो जाता है। टोटल एटीपी बनती है 40, यूज एटीपी हो जाती है 2, तो नेट लाभ हो जाता है इसके अंदर 38 एटीपी बनती है। फिर बाद के अंदर देखो शटल सिस्टम। शटल सिस्टम केवल यूकैरियोट के अंदर प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट के अंदर ये है ऑप्शन होता है शटल सिस्टम। ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है अधिकांश एनिमल एंड प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। और मेलेट एस्पार्टेट शटल कुछ ऑर्गन की सेल्स में जैसे हार्ट, किडनी, लिवर के अंदर हो जाता है मेलेट एस्पार्टेट शटल। देखो जो ग्लूकोज होता है ना,
वो पाइरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बना देता है 3 कार्बन के। ठीक है, तो ये किसकी वजह से बनाता है? इसमें जो 2 NADH प्लस 2H प्लस, तो यहाँ पे 4H प्लस, फिर ग्रीस 3 फॉस्फेट 4H प्लस प्लस 2 FAD FADH2। देखो ग्लाइकोला FADH2, तो 2 FADH2, तो 2 FADH2 से कितने बनेंगे? 4 ATP बन जाएंगे। अब देखो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर CLP प्लस SLP4 प्लस 4 8 ATP। एक FADH2 से 2 ATP बनते हैं, तो 2 FADH2 से कितने बनेंगे? 4 ATP बन जाएंगे। फिर देखो 2 NADH प्लस 2H प्लस माइटोकॉन्ड्रिया ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट शटल 2 FADH2 CLP ATS 4 ATP बनते हैं। 2 NADH प्लस प्लस माइटोकॉन्ड्रिया मेलेटेस का शटल के अंदर क्या हो जाता है? 2 NADH प्लस 2H प्लस CLP या ETS से कितने बनते हैं? 6 ATP बनते हैं। देखो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर CLP प्लस SLP टोटल ATP बनते हैं हमारे 6 प्लस 4, यानी कि 10 ATP बनते हैं। और जो नेट गेन हो जाता है ना, उसमें से 2 ATP निकल जाते हैं, तो 8 ATP बनते हैं। देखो एक ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो नेट लाभ कितने ATP का होता है? तो बनते हैं हमारे 36 बनते हैं। अगर एक ग्लूकोज का पूर्ण कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है तो हमारे 36 ATP बनते हैं। फिर देखो एक पाइरुविक एसिड का पूर्ण ऑक्सीडेशन होने पर कुल कितने एटीपी बनेंगे? पाइरुविक एसिड का होता है तो 15 बनते हैं। एक ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीडेशन होता है तो पाइरुविक एसिड से बनने की संख्या, तो पाइरुविक है तो पाइरुविक एसिड से बनने की संख्या कितनी है? 2 पाइरुविक एसिड जो होते हैं ना, 2 पाइरुविक एसिड 15 एटीपी, टोटल रहता है 30 एटीपी। जब एक ग्लूकोज के अणु का ऑक्सीकरण होता है तो करेब साइकिल से प्राप्त कुल एटीपी कितने हैं? 2 करेब साइकिल चलते हैं तो 2 into 12 एटीपी तो हो जाता है 24 एटीपी। के करेब साइकिल के अंदर 3 NADH एफ और एक FADH2 एक जीटीपी बनता है। और जो 3 NADH और FADH2 है वो इनडायरेक्ट बनते हैं, जबकि 1 GTP जो डायरेक्ट बनता है। करेब साइकिल के अंदर इनडायरेक्ट एटीपी बनती है 11 और डायरेक्ट एटीपी बनती है 1। इनडायरेक्टली कितनी बनती है? 11 और डायरेक्ट बनती है 1। जब एक ग्लूकोज के अणु का ऑक्सीकरण होता है तो करेब साइकिल के कितने डायरेक्ट एटीपी प्राप्त होता है? तो दो एटीपी बनते हैं। एक ग्लूकोज के अणु 2 करेब साइकिल चलती है। एक करेब साइकिल से डायरेक्ट एटीपी 1 बनता है, तो 2 माइनस 1 2 एटीपी। फिर बात करते हैं सुक्रोज के ऑक्सीडेशन से कितने एटीपी का लाभ होता है? तो सुक्रोज क्या है? डाइसैकेराइड शुगर है ग्लूकोज इसके अंदर, और फ्रुक्टोज 38 प्लस 38 38। ठीक है, तो बनते हैं हमारे 76 एटीपी बनते हैं। नेट लाभ हो जाता है 76 में से 4 निकाल देते हैं तो 2 बेहतर एटीपी बनते हैं। माल्टोज बराबर होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। लैक्टोज होता है ग्लूकोज प्लस गेलेक्टोज। 72 एटीपी बनते हैं। रेफिनोज ग्लूकोज प्लस गेलेक्टोज प्लस फ्रक्टोज। 38 प्लस 38, ग्लूकोज है 38, गेलेक्टोज है 38 और फ्रक्टोज है 38। टोटल बन जाते हैं 114। और तो नेट लाभ हो जाता है 114 माइनस 6 बराबर हो जाता है 108 एटीपी। फिर आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है O2 की प्रेजेंस में एटीपी का निर्माण होता है, फिर पार्टिकल उसी समूह के द्वारा होता है। ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक रेस्पिरेटरी चेन है। यह माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होती है। यह दोनों कपल्ड रिएक्शन युग्मित अभिक्रिया है। ये रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडक्शन रिएड का मतलब होता है इसको हम तोड़े रिडक्स को, रेड प्लस ऑक्सी, तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। रिडक्शन के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, और ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का निकलना। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है O2 का जुड़ना। तो जो Fe+2 और Fe3+ में इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। फिर देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन एक ग्राही
इसे दूसरे ग्राही पर स्थानांतरित हो जाते हैं तो क्रमिक रूप से एक ग्राही का ऑक्सीकरण होता है तथा दूसरे का अपचयन होता है। इस दौरान O2 की पर्जन्य में एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है। इस घटना को ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। देखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो दूसरे का हो जाता है रिडक्शन हो जाता है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, खुद क्या जाएगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा। ईटीएस में अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है ना ग्राही, वो कौन होता है? ऑक्सीजन होता है। इनमें से कौन सा साइटोप्लाज्म में सबसे अंत में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है? तो CYTA3। ईटीएस में सीक्वेंस क्या होता है? सबसे पहले एनएडीए से जाते हैं यूबिक्यूलोन के पास में, यूबिक्यूलोन से जाता है साइटोक्रोम बी के पास में, साइटोक्रोम बी से जाता है साइटोक्रोम सी के पास में, C1 के पास में, C1 से बना जाता है सी के पास में, सी से जाता है A3 के पास में, A3 से जाता है हाफ O2 के पास में। फिर आ जाता है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन एटीपीएसO2 परजेंट एटीपी का है ऑक्सीसोम। एटीएस में क्या होता है? 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। और चालक या मोबाइल कैरियर एलिमेंट होता है यूबिक्विनोन यूबिक और साइटोक्रोम सी। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो होता है ना F1 FES NADH डिहाइड्रोजिनेज और NADH QX ऑक्सी रिडक्टेज। कॉम्प्लेक्स थर्ड जो होता है FAD FES सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स थर्ड जो होता है साइटोक्रोम C1 FES साइटोक्रोम ऑक्सीडो रिडक्शन एंजाइम। कॉम्प्लेक्स 4 जो होता है साइटोक्रोम A3 और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम। कॉम्प्लेक्स 5 जो होता है F01 कॉम्प्लेक्स एटीपीएज एंजाइम। अब देखो इसके अंदर होता क्या है सबसे पहले। हम्म, ये तो है हमारा आउटर मेम्ब्रेन। देखो इसके अंदर क्या होता है जो देखो जो सबसे पहले जो हमारा कॉम्प्लेक्स 1 जिसे हम एनएडीएच जी डिहाइड्रोजिनेज भी कहते हैं, इससे क्या होता है एनएडीएच प्लस से हमारे जो इलेक्ट्रॉन F1 को जाते हैं, F1 से F1H2 को जाते हैं और F1H2 से FeS को जाते हैं। और इस दौरान क्या होते हैं, 4 जो हमारे प्रोटॉन है वो मैट्रिक्स से हमारे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर चले जाते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स 2 से जाते हैं साइटोक्रोम Q रिडक्टेज को, ठीक है। फिर बाद के अंदर जो हमारा एस सक्स जो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 जो है जिसे एस डी एस सक्सिन डिहाइड्रोजनेज भी बोलते हैं, इससे हमारे जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं FADS2 को FADS2 से FAD से FADS2 FADS2 तो FES से फिर FES से साइटोक्रोम रिडक्टेज को जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से यूबिक्विनोन रिडक्टेज जाते हैं कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास में जो कि है हमारा साइटोक्रोम ऑक्सीडो रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स थर्ड। इससे जाते हैं FES को साइटोक्रोम B1 को, साइटोक्रोम B से C1 को, C1 से जाते हैं हमारे C को, यहाँ से भी इस दौरान भी हमारे 4H प्लस आयन 2 रिलीज हो जाते हैं। फिर इससे जाते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन जो है A को जाते हैं, A से जाते हैं साइटोक्रोम A3 को जाते हैं, A3 से जाते हैं Fu आयरन कॉपर को जाते हैं। फिर लास्ट में एक्सेप्टर हो जाता है हमारा ऑक्सीजन, ठीक है, जो कि H2 लास्ट में क्या बना देते हैं, हाफ H2 हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 4 से। देखो कॉम्प्लेक्स जोन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट जो होता है ना एनएडीएस से जाते हैं F1 से F1H2 से FES को जाते हैं, FES से यूबिक्विनोन को जाते हैं, फिर यूबिक्विनोन से QH को जाता है। कॉम्प्लेक्स 2 से जाते हैं सक्सिनेट को, सक्सिनेट से सबसे सक्सिनेट से कॉम्प्लेक्स 2 में FAD से FADS2 से FES से QX और फिर बाद में जाते हैं QX2। कॉम्प्लेक्स 3 से जाते हैं COQS2 और FES जाते हैं, FES से जाते हैं साइटोक्रोम B1, B से जाते हैं C1, C से जाते हैं C, ठीक है। फिर बाद में कॉम्प्लेक्स 4 से जाते हैं
सी से जाते हैं ए को, ए से जाते हैं ए3 को, ए से 3 को बाद में जाते हैं हाफ O2 को जाते हैं और ये दो H प्लस साइन यूज करके वाटर का मॉलिक्यूल निर्माण, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। एटीएस के संदर्भ में इनहिबिटर जिसे कहते हैं। फर्स्ट का जो है रोटेनॉन और एंटीमाइसिन है, सेकंड का है मेलेनोट मेलोनिक एसिड और जो है हमारा इनहिबिटर, थर्ड का है एंटीमाइसिन, फोर्थ का है पीबीएचजी सीओएसएन सीएन डाइनाइट्रोफिनोल डीएनपी कॉम्प्लेक्स, फिफ्थ का जो है ओलिगोमाइसिन। देखो प्लांट के अंदर है ना, जैसे कौन से हमारे पालक हो गया, हिस्पिनचोलेरेशिया में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज साइनाइड की प्रेजेंस में निष्क्रिय हो जाता है। जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है ना, वो किसकी प्रेजेंस में, साइनाइड की प्रेजेंस में निष्क्रिय हो जाता है। परंतु पालक में अल्टरनेट जो हमारा पालक है ना, उसके अंदर अल्टरनेट ऑक्सीडेज एंजाइम पाया जाता है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के द्वारा संपादित किए जाने साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों को अल्टरनेट ऑक्सीडेज के द्वारा संपादित किया जाता है। साइटोक्रोम जो करता है ना, उसके फंक्शन के उसके स्थान पे कौन आ जाता है, अल्टरनेट ऑक्सीडेज आ जाता है। फिर बाद में आ जाता है, जैसे ये हमारा है F0 पार्टिकल एटीपेज एंजाइम, इसका जो इससे क्या होता है, सबसे पहले एडीपी ऑर्गेनिक फॉस्फेट का साथ में लेकर के हमारा बना लेते हैं, एटीपी बना लेता है। ठीक है, इसको इनहिबिट करने के लिए होता है ओलिगोमाइसिन। फॉरेन ओलिगोमाइसिन के प्राप्त संवेदनशील होता है। फिर आ जाता है प्रोटॉन ग्रेडियंट, ओलिगोमाइसिन एफ रीजन को ब्लॉक कर देता है। F0 रीजन जो है ना, उसको ब्लॉक कर देता है, जिससे प्रोटॉन का कंडेंसेशन कंडक्शन संचालन जो है रुक जाता है, फलस्वरूप एटी का निर्माण नहीं होता है। फिर बाद के अंदर आ जाता है हमारा पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। यह है राइबोज 5 फॉस्फेट डीएनए एवं आरएनए के संश्लेषण में हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे या वार्बर्ग डिक्लेफ साइटोपेथवे फॉस्फेट फॉस्फोग्लूकोज पाथ फॉस्फोग्लाइकोनेट पाथवे साइटोप्लाज्मिक ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन साइटो ऑक्सीडेशन जो है O2 की प्रेजेंस में होता है। ये साइटोप्लाज्मिक ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से स्टार्ट होता है। ये वार्बर्ग डिक्नेस ने बताया था। मध्यवर्ती स्थायी यौगिक जो है फॉस्फोग्लूकोनेट है। देखो ये पाथवे जो है लीवर एडिपोज टिश्यू एडिनल ग्लैंड टेस्टिस मेमोरी ग्लैंड में चलता है। ये पाथवे साइटोप्लाज्म में चलता है। O2 की प्रेजेंस में CO2 का निष्कासन होता है। ठीक है, फिर बाद के अंदर हम इसका सिग्निफिकेंस देखें पेंटोज पाथवे के। ठीक है, तो क्या है सिग्निफिकेंस ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। एचएमपी के दौरान एनएडीपी एच के रूप में अपचायिक ऊर्जा इंड्यूसिंग एनर्जी का निर्माण होता है। यह एनर्जी स्टेरॉइड्स स्टेरॉल्स के संश्लेषण में मुक्त होती है। ठीक है, अब इसके ये पाथवे देखते हैं पूरा। देखो सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो जिसका फॉस्फोराइलेशन होता है, तो एटीपी बन जाता है एडीपी के अंदर हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में। और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है, ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, जिसके पास में क्या होते हैं 6 कार्बन होते हैं प्लस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसके पास में 5 मॉलिक्यूल होते हैं। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है फोस्फो किसमें जाता है, फोस्फोग्लूकोनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। किसके प्रेजेंस में, 6 NADPH और 6 NADPH प्लस आयन। ये होता है डिहाइड्रोजिनेज ग्लूकोज 6 फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेज। ये कितना होता है, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, इसके 6 मॉलिक्यूल होते हैं, तो कितने हो जाते हैं, 36 मॉलिक्यूल हो जाते हैं टोटल। ये जो है फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड जो है, ये हो जाता है हमारा राइबोलोज 5 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बजाय में 6 NADP कन्वर्ट होता है 6 NADPH और 6H प्लस फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये साइटोप्लाज्मिक ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन शो करता है। फिर बाद में है, इस पाथवे के दौरान राइबोस 5 फॉस्फेट का निर्माण होता है, जो कि आरएनए और डीएनए के संश्लेषण में यूज होता है। क्या होता है, राइबोस 5 फॉस्फेट का निर्माण होता है, जो कि आरएनए और डीएनए के
निर्माण में यूज होता है। इस पाथवे के दौरान डीकार्बोक्सिलेशन की क्रिया होती है, O2 मुक्त होती है। ये कार्बोहाइड्रेट का अल्टरनेट मेटाबॉलिक पाथवे है। अब इसके एनर्जेटिक्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो टोटल प्रोड्यूसिंग एनर्जी है 12 एनएडीपीएच। अब 12 एनएडीपीएच को हम क्या को कन्वर्ट करेंगे 3 एटीपी से, क्योंकि एक एनएडीपी से कितनी बनती है 3 एटीपी बनती है, तो टोटल हो जाएगी 36 एटीपी यूज हो जाती है। वो एक एटीपी इसके अंदर यूज हो जाती है, तो प्रॉफिट होता है वो 35 एटीपी का होता है। फिर आता है सेशन गुणक रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, मायन गेंगोस रेस्पिरेटरी मीटर आरक्यू, रिलीज वॉल्यूम ऑफ CO2 और यूज्ड वॉल्यूम ऑफ CO2, यानी कि जो रिलीज हुई है CO2 बट्टा में आ जाएगा जो यूज हुई है CO2। कार्बोहाइड्रेट C2H2NO2 C बराबर होता है C इक्वल्स टू ऑक्सीजन 0। सी की संख्या सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सी की संख्या होती है ऑक्सीजन की संख्या, H O 2:A। ग्लूकोज में ग्लूकोज प्लस 6O2 तो बनता है 6CO2 और 6H2O, और एंजाइम रिलीज होता है रेस्पिरेटरी इक्विवेलेंट CO2 और O2। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन को जाता है 6/6 बराबर में आ जाएगा 1। फिर बाद में आ जाता है सी का मान 0 से ज्यादा है तो RQ का मान 1 से कम होगा। फैट लिपिड का जो सी का मान होता है ना, वो ग्रेटर देन 0 होता है, RQ जो होता है लेस देन 1 हो जाएगा। फिर आ जाता है ट्रिप पाल्मिटीन C51H98O6 प्लस 14 145 ऑक्सीजन तो बन जाते हैं 102, तो बोलते हैं CO2 19 बन जाते हैं 98 बन जाते हैं H2 और एंजाइम रेस्पिरेट के आरक्यू बराबर होता है CO2 और ऑक्सीजन, तो 102/145 बराबर 0.7, आरक्यू बराबर हो जाता है 0%। 14 का क्या होता है आरक्यू ग्रेटर देन 0 होता है, 14 का सी हो जाता है ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, और आरक्यू हो जाता है लेस देन 1, लेस देन 1 आरक्यू बराबर होता है 0.8 से 0.9 तक। कार्बनिक एसिड, तो कार्बोनिक एसिड में क्या हो जाता है, जो 0 होता है ना वो ज्यादा होता है सी से, तो आरक्यू क्या हो जाता है ज्यादा होता है मोर देन 1। फिर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और 10 एक O2 लिया है हमने, तो क्या बन जाएंगे हमारे 4 CO2 बनेंगे, 2 H2 बनेंगे। आरक्यू बराबर होता है CO2 बट्टा में आ जाएगा ऑक्सीजन 4/1 बराबर 4, आरक्यू बराबर हो जाएगा 4। मैलिक एसिड आरक्यू बराबर क्या हो जाता है 1.333। फिर आ जाता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है O2 एब्सेंट होता है, आरक्यू क्या हो जाता है इनफाइनाइट हो जाता है उसका। फिर ये है ग्लूकोज C6H12O6, तो ऑक्सीजन निकलते हैं 2 इथेनॉल और एंजाइम्स, तो CO2 कितने हैं 2 और ऑक्सीजन कितना है हमारा 0, तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा आरक्यू जो है। वसायुक्त बीजों में सीड जर्मिनेशन बीज अंकुरण में आरक्यू जो कहता है वो लेस देन 1 होता है। सीड मेचुरेशन, मेचुरेशन के अंदर क्या होता है आरक्यू ग्रेटर देन 1 होता है। अब देखो जो कैंप प्लांट है ना, नाइट के अंदर क्या होता है इसके अंदर CO2 का फिक्सेशन होता है, CO2 मुक्त नहीं होती है, जबकि डे के अंदर मेलिक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है, आरक्यू बराबर हो जाता है 1:33, आरक्यू क्या हो जाता है ग्रेटर देन 1। आरक्यू बराबर क्या हो जाता है CO2/O2, तो 0/O2 तो हो जाता है 0, तो हमारा आरक्यू हो जाता है 0। कोशिका विसर्जन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक इनहिबिटर्स PBH, HgCO, SCN, उडोएसिटेट, एल्सिनेट, ETS के इनहिबिटर्स है, ग्लाइकोलाइसिस के इनहिबिटर्स है। PBHgCOCN ये कितने हैं किसके इनहिबिटर्स है ETS के, और आइडोएसिटेट और आर्जिनेट है ग्लाइकोलाइसिस के इनहिबिटर्स। फिर आते हैं हमारे एंटीमाइसिन, एंटीमाइटिल ओलिगोमाइसिन एंटीबायोटिक है जो कि ETS एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के इनहिबिटर है। फिर आ जाता है क्लाइमेटिक रेस्पिरेशन, फलों का पकना है उसमें रेस्पिरेशन ज्यादा होगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर सेल डिवीजन ज्यादा तो सेलुलर रेस्पिरेशन ज्यादा होगा। मेरिस्टेमेटिक सेल में वायरस की ग्रोथ नहीं करता है। टेम्परेचर, सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, और टेम्परेचर ज्यादा होगा सेल्यूलर रेस्पिरेशन ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम सेल्यूलर रेस्पिरेशन कम। टेम्परेचर 0 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने क्वेश्चन की क्रिया बढ़ती है। वोन होफ का नियम क्या है, यदि टेम्परेचर को 10 डिग्री तक बढ़ा दिया जाए तो कोशिकीय श्वसन की दर 2 से 3 गुना बढ़ जाती है।
यदि टेम्परेचर 45 डिग्री अधिक कर दे तो एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन की क्रिया रुक जाती है या रुक जाती है। फिर आ जाता है फलों या सब्जियों को कम ताप पर रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है जिससे कोशिकीय श्वसन की दर कम हो। पहाड़ी इलाकों के में लो टेम्परेचर बड़े आकार के आलू पैदा होते हैं। फिर आ जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हो जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है रेट ऑफ रेस्पिरेशन, तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन ज्यादा होगा। ऑक्सीजन ज्यादा तो रेस्पिरेशन ज्यादा, O2 कम हो तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन कम। यदि O2 की मात्रा एक निश्चित परास से अधिक हो जाए तो एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं जिसके कारण सेल्यूलर रेस्पिरेशन कम हो जाता है। लाइट का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। लाइट कम होने पर फोटोसिंथेसिस इस तो होता है परंतु सेल्यूलर रेस्पिरेशन कम हो जाता है। CO2 क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर CO2 ज्यादा होगा तो रेस्पिरेशन कम होगा, CO2 कम तो रेस्पिरेशन ज्यादा। फिर आ जाता है वाटर। वाटर की बात करें तो H2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन के। इंजरी घाव का होना इंजरी से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है सेल्यूलर रेस्पिरेशन के। घाव वाले क्षेत्रों में श्वसन की क्रिया अधिक होती है। फिर आता है प्रोटोप्लाज्म। मेरिस्टेमेटिक सेल में अधिक प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म ज्यादा तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन ज्यादा। यंग सेल और यंग सेल और सेल्यूलर रेस्पिरेशन ज्यादा होगी, ओल्ड सेल होगी तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन कम होगा। फिर आ जाएगा श्वसनकारी पदार्थ, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। सेल्यूलर सबस्ट्रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। यदि किसी सेल में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड ज्यादा है तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन ज्यादा होगा। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एंजाइम्स।